नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर मोड़ा, जिसमें आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक दल बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा करेंगे। कब इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जैसे कि आपने कभी संविधान पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा कि इसको कभी पहले मूल संविधान में नहीं था। और जब भी आप ध्यान रखें, मूल संविधान की जब भी बात करें तो जब अपना संविधान लागू हुआ तब की बात, कब 26 जनवरी 1950। इस तिथि को अपन मूल संविधान के रूप में, कभी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मूल संविधान, तो 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ। उसके बाद कई बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए हैं। अब इसे कब जोड़ा गया तो इसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उत्पत्ति का कारण, इसमें किनको अयोग्य ठहराया जाता है और कौन दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद इसको निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि दल बदल विरोधी कानून किस पर लगेगा या नहीं लगेगा, इसका अधिकार किसके पास है। उसके बाद लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं, तो इन मुख्य बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि दल बदल विरोधी कानून कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसे 52 सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, 1985 में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री कौन थे तो उसकी चर्चा कर लेते, राजीव गांधी। अब अपन इसमें से पहला पॉइंट लेते हैं, उत्पत्ति का कारण। क्या कारण था कि इसको जोड़ा। तो 1967 में कई राज्यों में देखा गया कि सरकार जीतने के बाद, यानी बहुत सारे विधायकों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो पार्टी विनर पार्टी थी वो सरकार गिर जाती। तो इसमें स्थिरता लाने के लिए 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब इसमें अयोग्यता की बात करते हैं, तो किन किन पर ये लगता है। तो आप ध्यान दें, सांसद जब भी कहें तो आप ध्यान रखें, चाहे वो लोकसभा का हो या चाहे राज्यसभा का, ठीक। उसके बाद एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसे अपनी आम भाषा में विधायक कहते हैं, ठीक है। इनमें से यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है तब भी उस पर दल बदल विरोधी कानून लगता है, छोड़ता है। दूसरा, यदि वह पार्टी विरोधी घटनाएं करता है या पार्टी द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, पार्टी द्वारा दिए निर्देश का पालन नहीं करता है, तब भी उस पर दल बदल विरोधी कानून लगता है। उसके बाद यदि हो सकता है कि वहां चुनाव के बाद दल छोड़ दे, चुनाव के बाद दल बदलता हो, और दल का अर्थ है यहाँ पर पार्टी से, ध्यान रखें। दूसरा, इन चीजों को आपने देखा, अयोग्यता कब कब होता है, तो चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का। और दूसरा, विधायक आपको पता है विधायकों से मिलकर ही कौन बनता है, सीएम, और लोकसभा सांसदों से मिलकर बनता है पीएम। अब देखते हैं कि अपवाद कब नहीं लगता है। तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता। और 91 संविधान संशोधन के बाद ये जोड़ा गया है कि यदि 2/3 सदस्य, यानी किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन पर भी दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। अब अपन ने दल बदल विरोधी कानून के बारे में देख लिया। आगे देखते हैं निर्णय लेने का अधिकार। इसका निर्णय कौन लेता है कि सांसद पर या विधायक पर
दल बदल विरोधी कानून लगेगा। तो इसका निर्णय लेने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। इन पर ये निर्णय लेते हैं कि किसी विधेयक पर या सांसद पर दल बदल विरोधी। इनका पहले अंतिम निर्णय क्या था? अंतिम निर्णय। परंतु चलते हैं। परंतु 1992 में हीतो होलन मामले में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार, न्यायिक समीक्षा करने का अंतिम निर्णय यानी करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दे देते हैं वो अंतिम होता है। अब अगला देखते हैं कि लाभ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है स्थिरता, यानी राजनीतिक स्थिरता। यानी जो वोटर अपने को विश्वास जताकर वोट दे रहे हैं उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि नेता या सांसद या विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक स्थिरता के लिए भी इसमें इसका एक लाभ है। दूसरा, भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार को भी कम करना, ये भी एक इसका लाभ है। और दल के प्रति जो उम्मीदवार है यानी विधायक है, सांसद है, उनकी सुनिश्चितता तय करना, यानी कि भाई आप हमारी पार्टी से आपको टिकट मिला है तो आप हमारी पार्टी में रहे, ना कि आपके निजी स्वार्थ के लिए आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।